कैडेन कैसे बच्चों। तो सत्ता की सरदारी पार्ट 1 में हमने आपको इसका बेसिक चीज़ बताया कि 7 पॉइंट है। उस 7 पॉइंटों में आपको श्रीलंका बेल्जियम की तुलना करना है और उसमें भाषा के आधार पे जो सत्ता का बंटवारा हुआ, तो एक में गृहयुद्ध हुआ, एक में गृहयुद्ध नहीं हुआ। क्या कारण है कि एक श्रीलंका में गृहयुद्ध हुआ और बेल्जियम में गृहयुद्ध नहीं हुआ? यह सत्ता का बंटवारा किस आधार पर किया गया है? अन्य देशों में सत्ता का बंटवारा क्या संभव है? भारत में सत्ता का बंटवारा होता है तो वो कैसे होता है? तो ये सारे टॉपिकों को इस चर्चा में करेंगे। और सत्ता के अधिकार, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की क्या योगदान होती है, गृहयुद्ध की संभावना कैसे होती है, उत्पन्न होती है, खलील की उलझन क्या थी, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सत्ता की सरदारी क्लास 10 के लिए पार्ट 2 भाग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सत्ता, पावर जिसे कहते हैं हम लोग, है क्या? एक कुशल राजनीतिक पद्धति, मतलब देश की सरकार को चलाना है, देश को चलाना है तो एक सरकार का दायित्व है कि देश को सुचारू रूप से चलाए। अगर सरकार किसी एक विशेष पार्टी या किसी एक जाति या किसी एक धर्म का बना हो तो दूसरी पार्टी और धर्म के लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि काबिलियत हर धर्म में हर जाति में होते हैं और उसको उसके काबिलियत से वंचित करना इस आधार पर कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी भाषा अलग है, तो वो क्या होगा? विरोध का कारण बनेगी, जिससे कारण गृहयुद्ध की संभावनाएं उत्पन्न होती है। जैसे आपकी खलील की उलझन से स्टार्ट करते हैं कि खलील की क्या उलझन है, क्योंकि खलील की उलझन से अधिकतर क्वेश्चन का हम लोग डील कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खलील की उलझन। तो खलील, जैसा कि आपने विक्रम बेताल की कहानी को पढ़ा हुआ कि विक्रम और बेताल, जो एक विक्रम होता है राजा होता है और बेताल एक भूत होता है जो उसके पीठ पे बैठा रहता है और हमेशा कहानी सुनाते रहता है, और कहानी में जहाँ एथिका है उससे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन जवाब नहीं देता है तो वो विक्रम को मार सकता है। वैसे यहाँ पे भी खलील की उलझन है कि उसका गाड़ी का जो मोटरसाइकिल का जो चक्का है वो बेताल ने जाम कर दिया और कहा तब तक हम गाड़ी के चक्का को नहीं छोड़ेंगे जब तक से आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। और सवाल क्या है तो ध्यान से सुनो। जो बेल्जियम है वहाँ पर एक ऐसी को छोड़कर यूरोप का ही एक जगह दिखाया गया जिसका नाम है बेरूत शहर। बेरूत शहर का बच्चा है खलील, जिसके एक थी माता जो है वो सुन्नी मुसलमान है। जो मुसलमान में दो होते शिया और सुन्नी, तो सुन्नी मुसलमान है। और उसके पिता जो है आर्कोडाइक ईसाई हैं, मतलब एक ईसाई हैं। ईसाई में भी दो होते हैं, कैथोलिक और आर्कोडाइक। तो ईसाई हैं और माता है मुसलमान। लेकिन वो किसी धर्म और जाति से अलग होना चाहिए, वो अपने धर्म और जाति से अलग उठना चाहता है, मतलब पिता का ना धर्म मानना चाहता है न माता का धर्म का। इसी धर्म के चक्कर में उसके जो चाचा हैं उनकी लड़ाई में मृत्यु हो गई। क्योंकि जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं तो हमेशा देखो बहुत से हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जाते हैं। दंगे हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होते, इसलिए सत्ता की बंटवारी वहाँ पर धर्म के आधार पर ना करके जाति के आधार पर भी नहीं करके भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसे सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, वहाँ पे ईसाई और मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। लेकिन जब गृह युद्ध आता है तो वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। अब देखिए पिता जो है वो ईसाई की तरफ से लड़े कि और माता जो है वो मुसलमान की तरफ, तो आपस में गृह युद्ध उनके घर से ही शुरू हो जाता है कि हमारे पक्ष जीतना चाहिए, हमारा धर्म जीतना चाहिए, हमारा जाति जीतना है, हमारा भाषा जीतना चाहिए। तो ये गृह युद्ध की संभावना केवल राज्य में नहीं होती है, आपके घर से ही होता है। अगर एक जाति से अधिक लोग हैं, एक धर्म से अधिक लोग हैं एक परिवार में या एक देश में, तो ये गृहयुद्ध की संभावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसे ही गृहयुद्ध की संभावना लेबनान के बेरूत शहर में हुआ था, जिसको समाप्त करने के लिए विभिन्न समुदायों ने आपस में सत्ता का बंटवारा किया। ये सत्ता का बंटवारा कुछ सही है कि गलत है वो आपको बताना है। कि सत्ता के बंटवारे में जो राष्ट्रपति का पद है वो किसको दिया? मेनाराइट पंथ को, जिसमें कैथोलिक चर्च के ईसाई हैं वो ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। कैथोलिक चर्च के जो ईसाई वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री का पद दिया गया सुन्नी मुसलमानों को, क्योंकि हमेशा ईसाई और मुस्लिम में गृह युद्ध होता था, इसलिए गृह युद्ध की संभावना को खत्म करने के लिए वहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने मिलकर ये बैठक किया कि राष्ट्रपति का पद ईसाई को दिया जाए, प्रधानमंत्री का पद मुस्लिम को, और उप प्रधानमंत्री का नाम जो पद है वो भी ईसाई को दिया जाए, और संसद के अध्यक्ष जो होते हैं वो शिया मुसलमान को दिया जाए। इस तरह सत्ता का ये बंटवारा किया है ताकि आगे समझौता के कारण कभी बेल्जियम में गृह युद्ध की संभावना ना हो। तो ये एक हिसाब से उस वक्त के काल के लिए तो सही था कि गृह युद्ध की संभावना को टालना था, तो सत्ता का बंटवारा आपको पद के अनुसार बांट दिया गया। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको सोचना है, क्योंकि आगे पॉइंट वो बताते हैं, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि ये पॉइंट आपके जहन से
सही होना चाहिए, क्योंकि गुरु का काम सही सही और सही चीज़ नहीं देना है, सही और गलत दोनों देना है और आपको डिसाइड करना है, ताकि आपका बुद्धि परिपक्व हो, आप सोच सको इसमें सही क्या है और गलत क्या है, उसको डिसाइड करने की क्षमता आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। ठीक है। अब जो शहर है बेरूत शहर, जो आपको कहाँ पर स्थित है, अभी तो हमने आपको नाम बताया कहाँ पर स्थित है। तो बेरूत जो शहर है लेबनान शहर में है। बेरूत शहर जो लेबनान देश में, और लेबनान में एक समझौता जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के जो दंग थे, ईसाई और मुस्लिम के जो दंगे हुए थे, मुसलमान और ईसाई के बीच में दंगे के, क्योंकि लेबनान के बगल में है सीरिया, और सीरिया मुस्लिम कंट्री है, तो शिया और सुन्नी जो है वो चाहते थे वो कंट्री उस आके मिल जाए। जैसे भारत और पाकिस्तान में भी हमेशा युद्ध होते रहते हैं, गृहयुद्ध, और भारत के जो मुस्लिम है अधिकतर लोग, कुछ ही परसेंट जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग से मिल जाए, और पाकिस्तान चाहते भारत के मुस्लिम को अपने पक्ष में पकड़ ले। तो इस तरह भारत का सत्ता का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया जाए, तो हो सकता है कि भारत में भी दंगे ना हो, क्योंकि एक पद उनको दे दिया जाए तो लगे कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, वो उस लिए। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, जिसकी काबिलियत जितनी होगी वो उतने ही ऊंचे पद पर जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति का ही पद क्यों ना, वहाँ भी ऐसे मुस्लिम प्रधानमंत्री जा चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम, आप सभी जानते हैं। तो आपकी काबिलियत के अनुसार पदों का बंटवारा होता है। ठीक है। तो पद अगर वो किसी धर्म और जाति के आधार पे है तो उस पद पे आप लोग काबिलियत होने के बाद भी नहीं जा सकते। अगर कहा जाए कि IAS में केवल SC ST के लोग ही जा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ही जा सकते हैं, तो बाकी पद, बाकी जाति, बाकी धर्म के लोग वंचित रह सकते हैं। ये सही है या गलत है? लोकतांत्रिक देश में ये पूर्णतः गलत है। ठीक है। तो लोकतांत्रिक देश में पूर्णतः चुनाव कराइए, और जो किसमें चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी, जो चुनाव में फल जीतता है वही पार्टी और पद का दावेदार होता है, वही ऐसी मौजूदा स्थिति में अपने पद को बनाए रख सकता है। ठीक। तो अब खलील की उलझन क्या थी कि वो पिता के ईसाई धर्म को माने कि माता के सुन्नी जो मुसलमान है उसको माने। तो उसकी उलझन है कि ना वो ईसाई को माने या ना ही मुस्लिम को। वो अपने चाचा की तरफ गृह युद्ध के संभावना में वो मारा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि वोट बैंकिंग हो, वोट के माध्यम से चुनाव हो, और चुनाव के माध्यम से वोटिंग हो, और वोटिंग के माध्यम से जो जीते वही पद सत्ता पे बैठे। तो अगर आपके जहन में लेबनान जो शहर है का बेरूत जगह है, जिसमें आपको कहा जाए कानून लिखने का अधिकार आपको मिले, तो आप कैसा कानून लिखेंगे? भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे उसको कानून लिखेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे? ये आपका सोचने का काम है। ठीक है। वैसे होना चाहिए आपका लोकतांत्रिक देश, क्योंकि देश पूरे लोकतांत्रिक देशों में आपकी आवाज़ों को सुना जाता है, आपकी मांगों को पूरी की जाती है, वरना गैर लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। गैर लोकतांत्रिक देश जहाँ पे आपकी इच्छा नहीं, एक किसी निरंकुश शासक दायित्व के अनुसार ही वो चलता है, वो होता है गैर लोकतांत्रिक देश, जहाँ पर लोकतंत्र में पूर्णतः किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। जबकि लोकतंत्र में सभी देशों को, सभी नागरिकों को एक वोट एक मल का अधिकार होता है। ठीक है। तो इस तरह समझ गए कि खलील की उलझन क्या है, कि वो अपने पिता को दायित्व माने या माता को। अब चलते हैं सत्ता की सरदारी की जरूरत क्या है। सत्ता तो क्या है? सत्ता मतलब पावर या पद, उसका बंटवारा होता है। सत्ता की सरदारी में तो बंटवारा। ठीक है। तो अब आते हैं सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। तो बहुत से गृहयुद्ध हर देश में होते रहते हैं। उस गृहयुद्ध की संभावना को खत्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम या अन्य भाषा के आधार पर जो भेदभाव होते हैं या उसमें गृहयुद्ध की संभावना उत्पन्न होती है, ऐसे चीज़ों को खत्म करने के लिए सत्ता की सरदारी जरूरी है। दूसरा, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव आने की आकांक्षा भी करते हैं। सामाजिक समूह जो आपको बहुत से RSS है, मुस्लिम संगठन है, तो ऐसे से बहुत से जो संगठन है आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो ऐसे संगठन नहीं लड़ते। इसके अतिरिक्त उन देशों में सत्ता की सरदारी बहुत जरूरी है जहाँ पर सामाजिक विभाजन भी किसी देश की विधायिका, कार्यपालिका और नगर पालिका को मिलकर चलाना पड़ता है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और नगर पालिका, इन तीनों को मिलकर अगर वो देश की सत्ता चल रही है, तो उन देशों में भी सत्ता की सरदारी जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे वैधानिक गतिरोध पैदा हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर केवल प्रांतीय सरकार या केंद्रीय सरकार ही सत्ता के नियमों पर चलना नहीं चाहती। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुँचती इससे। अगर प्रांतीय या राज्य सरकार अपनी मनमानी करे तो केंद्र सरकार उनको बजट नहीं देगा, वो उनके आदेश का पालन नहीं है, तो लोकतंत्र का यहाँ पे धज्जियाँ उड़ने लगी। तो लोकतंत्र को ठेस ना हो, वहाँ पे हर क्षेत्र में भाषा के पे, जाति के पे ये विभाजन सत्ता के द्वारा हो सकते हैं।
तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा करते हैं वो वैध सरकार वही है, उसे कहते हैं वैध सरकार। लोकतंत्र के अनुसार सत्ता का जो बंटवारा किया जाए उसे कहते हैं वैध सरकार। इसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन की व्यवस्था को वो जोड़ते हैं, ठीक है। और सत्ता का सरदारी जो है लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है, जनता के सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और लोग स्व शासन पद्धतियों में संस्थाओं में अपनी इस शासन के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाते हैं सत्ता के सरदारी के। इसी तरह शासन के विभिन्न अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता का ये बंटवारा रहता है। अब कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। विधायिका विधेयक, विधेयक मतलब कानून, जो कानून को बनाता है, कानून को पारित करता है उसे कहते हैं विधायिका। और कानून को लागू जो करता है वो कार्यपालिका। और इन कानून का सही तरह से पालन ना हो, चोरी डकैती, समाज में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हो रही है तो उसको दंड देने का काम न्यायपालिका। ये एक दूसरे के कर्तव्य को देखते रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों को नियंत्रण करते रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था। मतलब कार्यपालिका विधायिका की, विधायिका कार्यपालिका की और न्यायपालिका दोनों की। इस तरह एक दूसरे की ये देखरेख करते, नियंत्रण करते कार्य को, तो इसलिए इसे कहते हैं नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत, ठीक है, याद रहेगा। जो सत्ता का बंटवारा का पहला स्वरूप माना गया, अधिकतर देश में ये माना गया है। इसके बाद सत्ता का बंटवारा का दूसरा स्वरूप है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिसे कहते हैं समवर्ती सूची, जो इसमें आपको जिले की सरकार आते हैं। तो केंद्र सरकार जिसके पास पूरा पावर होता है और राज्य सरकार के पास अपना पावर होता है, और समवर्ती सूची जिसमें आपको जिले की सरकार है, इसके अलग सूची। तीनों के पास जो शक्तियाँ होती है अलग होती है। जिससे केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, तो केंद्र सरकार के पास एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार का, सुरक्षा का, वित्तीय विभाग मतलब पैसे का, देश में आपदा का, और डिफेंस मतलब सुरक्षा जो होगा, इन सारे की व्यवस्था जो होता है वो केंद्र के पास होता है। राज्य सरकार के पास क्या होता है, तो स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, ये जो होते हैं वो राज्य सरकार के पास होते हैं। सड़कों की है, बिजली है, चिकित्सा अधिकार है, तो वो चिकित्सा है, ये सब किसके पास होता है, राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची जो जिले की सूची है, जो दोनों के अंतर्गत नहीं है, तो जिससे विवाह है, तो ऐसे मामले को आपको अलग रखा गया। ये तीनों को अलग अलग सत्ता के बंटवारा जो कार्य प्रणाली के अनुसार बांटा गया है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है भाषा, धर्म, जाति के आधार, जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। श्रीलंका में सामुदायिक सरकार ही चलती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के आधार पर मसलन भाषा, धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण माना गया है कि वहाँ पे गृहयुद्ध की संभावना नहीं हुई है। तो इस उदाहरण से देखते कुछ देश के संविधान और कानून इसी बात के प्रावधान पे हैं कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला को विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें भी वोट देने का अधिकार हो। इस तरह विधायिका और प्रशासन के अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ठीक है। इस तरह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होती है, जिसके कारण बहुसंख्यक उन पर हावी नहीं होते। ये है सत्ता के सरदारी का सामुदायिक सरकार, जो तीसरे स्तर की सरकार है, जो भाषा, जात, धर्म और जाति के आधार पर अलग होते हैं। तो बेल्जियम में क्या है, सामुदायिक सरकार है। भारत में क्या है, दो स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कहीं कहीं तीन स्तरीय सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिले की सरकार, ठीक है। ये केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और समवर्ती सूची, ठीक है, याद रहेगा। और अंतिम पॉइंट है कि दबाव समूह आंदोलन। चौथा पॉइंट है सत्ता के सरदारी के स्वरूप। दबाव समूह क्या, सत्ता के बंटवारे के एक स्वरूप इस प्रकार भी है। दबाव समूह आंदोलन के दौरान शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत से आंदोलन होते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, सत्ता में जो भी कमी हो उसको लेकर कुछ अल्पसंख्यक के लोग उस मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करते हैं, तो वो होता है दबाव समूह। मतलब सरकार पर दबाव बनाती है तो वो होता है दबाव समूह। लोकतंत्र में उनकी मांगों को भी सुना जाता है, उनकी बातों को सुना, और सत्ता के दावेदार अगर वो होते हैं तो उनको भी वो पद दिया जाता है। इस बीच जिसे कुछ आरक्षण की डिमांड की गई, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको आरक्षण दी जाती है दबाव समूह के अनुसार, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को, उन भाषा के लोगों को, उन जाति, उन धर्मों के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका है, वो भी प्रतिद्वंदिता की पार्टियों से लड़ सके। ये है दबाव समूह, ठीक है। इसमें एक बड़ी समयावधि के दौरान सत्ता की बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों को पार्टियों के हाथों में आती रहती है। मतलब हर साल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पार्टी बदलते रहते हैं। व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, औद्योगिक है, मजदूर, इन सभी समूह के लोग
ये दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर सत्ता में वो आ जा सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, राजनीतिक तौर पर सत्ता का बंटवारा नहीं किया है, इसकी सत्ता की साझेदारी होती है। ये सही धारणा है कि सत्ता का बंटवारा नहीं होता है, सत्ता को चलाने के लिए उसकी भागीदारी में उसकी साझेदारी होती है, मतलब उनको तालमेल के अनुसार सत्ता को चलाया जाए, मतलब प्रशासन को, देश की शासन व्यवस्था को। ठीक है। अब आपको तुलनात्मक में पढ़ना है कि हरियाणा बेल्जियम, श्रीलंका और भारत का हरियाणा, तीनों के तुलनात्मक पढ़ना है। तो भारत का जो हरियाणा है उसके क्षेत्रफल के अनुसार आपको बेल्जियम का है क्षेत्रफल, उससे छोटा है क्षेत्रफल में, और श्रीलंका उसके क्षेत्रफल के बराबर है। हरियाणा से के क्षेत्रफल से बेल्जियम का क्षेत्रफल छोटा है और जनसंख्या उसकी आधी है, 1 करोड़। बेल्जियम की आबादी कितनी है? 1 करोड़ है। हरियाणा की 2 करोड़ है और श्रीलंका की आबादी भी 2 करोड़ है और क्षेत्रफल भी श्रीलंका के बराबर है। और बेल्जियम में श्रीलंका यहाँ पे क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में हरियाणा के बराबर है श्रीलंका। और यहाँ पे गृहयुद्ध हुआ क्योंकि सिंधली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, जिसके कारण तमिल और वहाँ पे ईसाई लोग, मुस्लिम लोग इसका विरोध करने लगे। वहाँ पे गृहयुद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए इस दंगे में। ठीक है, भाषा के आधार पर जो हुआ। लेकिन बेल्जियम में जो हुआ भाषा के आधार पर, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के आधार पर जो सत्ता का बंटवारा, प्रधानमंत्री किसी और लोग दे दिया जाए भाषा के लोग को, और राष्ट्रपति अलग किसी को दिया जाए, संसद के अध्यक्ष को किसी को अलग। तो इस तरह कभी भी उनमें भेदभाव की उत्पन्न नहीं हुआ, उनमें भेदभाव नहीं हुआ। ये सत्ता का बंटवारा का सामुदायिक सरकार जो एकदम अच्छा रोल मॉडल माना गया है। ठीक है। अब श्रीलंका चलते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ पर भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के निकट कुछ दूरी पर आपको जो राम सेतु से होते हुए श्रीलंका को जोड़ता है। यहाँ पे 18% लोग जो है तमिल बोलते हैं, जिसमें भारतीय मूल के तमिल और श्रीलंकाई मूल के तमिल है। 74% सिंधली बोलते हैं, जहाँ सिंधली को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया है। कब किया गया? 1956 में तमिल को हटाकर सिंधली को राष्ट्रभाषा किया है। 1980 में ईलम सरकार बनाने की मांग की गई तमिल को, लेकिन ये पूर्णतः ठीक थी, गठन नहीं हो पाया। और 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। और इसके अतिरिक्त इसमें पढ़ना है कि सरकार के अलग अलग अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? तो सत्ता की साझेदारी गृहयुद्ध की संभावना को खत्म करने के लिए, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुसंख्यक उस पर हावी रहता है। तो बहुसंख्यक क्या है? भाषा, धर्म, जाति के आधार पर जो होता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। जिसकी संख्या ज़्यादा है वो बहुसंख्यक, जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे जो आपको लिखने हैं कि बहुसंख्यक क्या होते हैं, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है, और खलील की उलझन क्या है। ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी चेक कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। नमस्कार।